नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बांग्लादेश में तख्ता पलट और नई सरकार बनने के बाद से ही भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का खतरा मंडरा रहा था, जिसको लेकर झारखंड, बंगाल और बिहार में हालात कठिन है। इसको लेकर कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए हैं। साथ ही इस पूरे मामले पर देश को चौकन्ना रहने और सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। मगर कोर्ट की फटकार और आदेश के बाद भी राज्य सरकार इस मुद्दे पर मौन साधे हुए है और कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। तो आज बात होगी सीमा पर खतरे और घुसपैठ के मुद्दे की, लेकिन उससे पहले आज हम बातचीत करेंगे जिस तरह से बंगाल, बिहार और झारखंड की सीमा पर कहीं ना कहीं घुसपैठ को लेकर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट, तो वहीं भारत में राजनीतिक लिहाज से भी और सुरक्षा के लिहाज से भी स्थिति कठिन बनी हुई है। ऐसे में कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह सचिव तक से आने वाले समय में सवाल जवाब और जवाब तलब किया जा सकता है। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड राज्य में पहले ही गर्म मुद्दा था और अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से स्थिति बद से बदतर हो गई है, जहां काफी संख्या में बांग्लादेश के शरणार्थी सीमा पर डटे हुए हैं। ताजा हालात को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संथाल परगना के जरिए राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं अदालत ने जहां घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार से कार्रवाई को लेकर सवाल किया, तो वहीं मौखिक टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि क्या केंद्र सरकार घुसपैठियों के देश में प्रवेश करने के बाद कार्रवाई करेगी। इस मुद्दे पर कोर्ट की नाराजगी और सुरक्षा की संजीदगी को देखते हुए अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, बीएसएफ के डीजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और यूआईडीएआई के महानिदेशक को प्रतिवादी बनाया है। सभी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान 6 जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के उपायुक्तों से भी इस मामले में फटकार लगाते हुए उनसे जवाब तलब किया है। सीमा पर सुरक्षा के लिहाज से बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने और बीएसएफ को सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर केंद्रीय गृह सचिव से भी जवाब मांगा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर देश की सुरक्षा के मामले पर अदालत ने फटकार लगाते हुए केंद्र से लेकर राज्य तक सभी को आदेश जारी कर चौकन्ना रहने के निर्देश तो दे दिए हैं, मगर राज्य सरकार अब भी सुरक्षा पर सवालों से बसती नजर आ रही है। तो आखिर देश की सुरक्षा किसके हाथों है। इंडिया वॉइस के लिए रांची से अजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। तो बांग्लादेश में एक तरफ तख्ता पलट तो भारत के लिए कहीं ना कहीं घुसपैठियों को लेकर खतरा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बंगाल, बिहार और झारखंड को लेकर अदालत की तरफ से टिप्पणी सामने आई है। कई अधिकारियों को इस पूरे मामले में फटकार लगाई गई है, जवाब तलब किया गया है। और झारखंड की अगर बात करें तो संथाल परगना से लेकर बिहार के, बंगाल के संथाल परगना से लेकर झारखंड की कई सीमाएं ऐसी हैं जिनको लेकर अब कोर्ट की तरफ से चौकसी बढ़ाने और बीएसएफ को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा पर जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद और हिंदुओं पर अत्याचार होने के बाद घुसपैठ को लेकर खतरा बढ़ा हुआ है। सीमा पर भारी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थियों को देखा जा सकता है। ऐसे में भारत के लिए न केवल ये सुरक्षा का मुद्दा है, बल्कि सुरक्षा और इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए, कैसे सरकारों को, राज्य सरकारों को आगे आने वाले समय में इस पर कार्रवाई करनी है, इसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से फटकार और आदेश दोनों ही जारी किए गए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जेएमएम से नेता नीलम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले
प्रदीप जी, आपके पास मैं आती हूँ। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हम सबको पता है कि भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से ये स्थिति बेहद कठिन और नाजुक है और इस पर फैसला लेने के चलते चारों तरफ से सेनाओं को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है कि सरकारों को चौकन्ना करने के और तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश जो कोर्ट की तरफ से मिले हैं उस पर सरकार को पहले ही अमल कर लेना चाहिए था? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम काफी दिनों से इस मसले को उठाते आए हैं सरकार के समझ की सीमावर्ती जो जिले है वहाँ जिस तरह से घुसपैठ की समस्या बढ़ी है और खासकर आदिवासियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो सरकार उस पर संज्ञान लेने के बजाय ये तो मानने से भी इनकार कर दिया कि कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है उस क्षेत्र में। अब जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की, तो जो एफिडेविट किया गया था अधिकारियों की ओर से, तो प्रशासनिक एफिडेविट से सरकार का एफिडेविट था जिसको कोर्ट ने खारिज किया और अधिकारियों को कहाँ से सुननी पड़ी इसके लिए। पहले तो बात यह है कि सरकार सूचना स्वीकार तो करे कि हाँ उस क्षेत्र में घुसपैठ हुई हो, जो सरकार केंद्र से लगाती गई है। और जहां तक आप संघीय भाषा की बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वाले, तो केंद्र सरकार को राज्य के साथ मिलकर करना चाहिए। तो ये समस्या देखिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये झारखंड के लिए समस्या है, तो झारखंड की सरकार को भी सहयोग करना होगा। नहीं, लेकिन प्रदीप जी आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए नहीं है, राज्य में नहीं, लेकिन केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है कोर्ट ने। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने अप्रसन्नता व्यक्त की है और दोनों सरकारों को, राज्य में भी और केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करने का समय दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम सरकार जब अगर स्वीकार नहीं करेगी कि घुसपैठ हुई है तो आखिर सरकार से भी जो जांच करेगी। जिनके आधार कार्ड बना दिए गए, जिनके वोटर ID बना दिए गए, राशन कार्ड बना दिए गए, तो उन लोगों को चिन्हित तो करना होगा और उसका मैकेनिज्म सरकार को बनाना होगा ताकि उनको चिन्हित कैसे बाहर निकाला जाए, पहचान कैसे की जाए। तो इसमें सरकार को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। नहीं, सरकार को भी सहयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार को भी उतने ही सहयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि मामला सुरक्षा का है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में राजनीति की बजाय अगर सामंजस्य देखने को मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। कमल ठाकुर जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, प्रदीप जी ने जो बात कहा घुसपैठ के विषय पर, तो घुसपैठ तो इस देश का बहुत बड़ा समस्या है, हम लोग भी इस बात को मानते हैं। लेकिन आखिर घुसपैठ हुई कैसे, इसका जवाब तो केंद्र सरकार को ही देना होगा। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, बॉर्डर का जो सिक्योरिटी का काम है BSF के द्वारा होता है और BSF गृह मंत्री के अध्यक्ष है। तो आखिर घुसपैठ हुई कैसे, हवाई जहाज से, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से कि बस से, ये तो जवाब BSF देगा। लेकिन रही बात बांग्लादेश की परिस्थिति, तो इसमें निश्चित रूप से झारखंड को, बिहार को, बंगाल को या देश को चौकन्ना रहना होगा। और इसमें जो कोर्ट की टिप्पणी आई है वो आपको UID के लिए भी आया है, इलेक्शन कमीशन के लिए आया है, BSF को आया है, जितनी संस्थाएं हैं जो इस चीज से जुड़ी हुई है सबको फटकार लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि मैं बुला के भी आपसे पूछूंगा इस तरह का नहीं। ठीक है कमल ठाकुर जी, आप केंद्र सरकार पर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं प्रदीप जी से जरूर ले लूंगी। लेकिन केंद्र सरकार पर सवाल उठा दे इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रह जाएं। आपने अपनी तरफ से या महागठबंधन की सरकार ने अपनी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए? प्रियंका जी, राज्य सरकार के पुलिस का काम राज्य के अंदर की व्यवस्था को देखना होता है। हम लोग निश्चित रूप से पाकुड़ में, देवघर में, गोड्डा में, जो इलाका सटा हुआ है बांग्लादेश से या बंगाल से, उस पर पैनी निगाह लोग रखे हुए हैं। मेरा कहना यह नहीं है कि मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। जो घुसपैठ में मिलेंगे, गलत तरीके से पाए जाएंगे, उस पर निश्चित कार्रवाई होना है। लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि आप अपने देश के गृह मंत्री पर ही सवाल उठा देते हैं आप लोग कि BSF कहाँ थी। आज जब कोर्ट ने कहा एक इंच की रखवाली करना है, BSF को कोर्ट ने कहा कि भारत की धरती के एक बॉर्डर को आप एक चीज और प्रियंका जी समझ लीजिए, इसके बाद प्रदीप भैया अपना जवाब दे लेंगे। भारत के इर्द गिर्द जितने पड़ोसी देश हैं, आज के टाइम में आपका संबंध किसी से बेहतर नहीं है
और ये दुर्भाग्य की बात है कि जब आपका संबंध पड़ोसी से सब अच्छा नहीं रहता है तो ये घुसपैठ और ये आतंकवाद ये दुनिया जहां चलता रहेगा, क्योंकि आपको कोई अरे बताने कमल वाला नहीं ठाकुर जी, रहता, आपको बताने वाला नहीं बांग्लादेश की परिस्थिति में तख्ता पलट हो गया तो इसमें संबंधों की बात कहां से आ गई? पहले सुरक्षा अरे की बात आ रही है। आप एक बात समझ लीजिए, मैं तो देश के चारों तरफ की बात कर रहा हूं ना। हाँ। मैं बांग्लादेश के विषय पर तो अभी बोला ही नहीं। अच्छा। आप बीच में ही बोल देते। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि चाइना जो घुसा हुआ उस पर भी बहस हो जाना चाहिए। हाँ। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है ये देश भारत के लिए तो बहुत आपका गलत कहना है कि आप आपकी समझ- सरकार के समय में मैत्रीपूर्ण संबंध थे और कहीं कोई घटना सुनने और देखने में नहीं आती थी। प्रदीप सिन्हा जी। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, ये मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन 10 सालों से जो पड़ोसी देशों से मेरा संबंध होना चाहिए, मेरा जो विदेश नीति होना चाहिए वो फेलियर है। बताइए, एक बगल के पड़ोस के देश में तख्ता पलट हो जाता है और इंटेलिजेंस मेरा कहाँ है, भारत देश के सरकार कहाँ है, उनको पता ही नहीं है कि ठीक है, इसका जवाब लेते। प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिएगा इस पर। क्योंकि जहां तक समझ ने प्रश्न उठाया कि मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है हमारे पड़ोसियों के साथ, तो मैत्रीपूर्ण संबंध तो लगता है कि चीन के साथ इतना अच्छा जाना था कि 28 कभी दे दिया उनको, कभी बड़ी भूभाग उनको सौंप दिया, लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उनको दे दिया। ये तो मैत्रीपूर्ण संबंध था, आदान प्रदान निश्चित प्रदान किया है, उनसे कुछ लिया नहीं, तो ये होता है मैत्रीपूर्ण संबंध था। लेकिन अगर हम डटे रहे अपनी बातों पर, ठीक है स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन हम अपनी जमीन पर उनको नहीं घुसने दे रहे हैं, तो ये मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं। अरे आप प्रदीप भैया जी, आप बताइए, ये अरुणाचल में एगो गांव बसा दिया चाइना, आप बोलते हैं कि मैत्रीपूर्ण संबंध है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, आप बोलिए, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ कि अरुणाचल में एक गांव बसा लिया चाइना। मैं बीच में नहीं, मैं आप गलत बयानी कर रहे हैं, इस पर बोल रहा हूँ। अच्छा जी, उन्हीं तो बुलवा दीजिए, वही जवाब दे दें। नहीं प्रदीप जी पहले तो जवाब दीजिएगा कि घुसपैठियों के मामले में पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ऐसे में राज्य सरकार पर डालकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। जी मैं जवाब दे रहा हूँ, सर 10 वर्षों में घुसपैठ हुई है। अब जहां तक प्रश्न है कि जो हालात बने हुए हैं, और असम में आप देखिए, असम में भी इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई, 1400 में हुई थी क्या इकट्ठा के समय में, और उसके पहले बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से आए, यहाँ तक कि पाकिस्तान से दिया, और जो अवैध घुसपैठे यहाँ से उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो दिनों दिन बड़ा होता चला गया, जब कोई घुसपैठे वहां आ गया असम में या नागालैंड या कहीं भी सीमावर्ती राज्यों में, तो उनको लगा कि चलो ये सेफ हेवन है, भारत की सरकार कार्रवाई नहीं करती है कि यहाँ चला जा सकता है। अभी इसके 10 वर्षों में तो हुआ नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी ने सबको बुला के बोला कि चला, हम उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो है, अरे प्रदीप जी, इतिहास की बात तो जो होगी वो होगी, उस पर तो ये राजनीतिक मुद्दा झारखंड का भी है और आने वाले चुनाव भी हैं, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा है और आपसे सवाल ये पूछा है कि क्या कुछ इंतजाम केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हुआ? क्या घुसपैठ जब हो जाएगी तब आप कार्रवाई करेंगे? केंद्र सरकार अपने ओर से बिल्कुल प्रभावी कदम उठा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉर्डर सील है पूरा, जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े उसके बाद आपने स्वयं माना कि हजारों लोग वहां पर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं घुसपैठ के इंतजार में, या अधिकारियों से वो निवेदन कर रहे हैं कि हमें भारत में आने दिया जाए, लेकिन किसी को आने नहीं दिया जा रहा। ये चौकसी सालों भर किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से नहीं, तो जब आप मान रहे हैं कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर राज्य सरकार पर सवाल उठाने की क्या जरूरत आन पड़ रही है? नीलम मिश्रा जी, मैंने यही बताइए कि आधार कार्ड उनका बना दे, राशन कार्ड उनका बना दे, और उनसे सवाल भी न पूछे किसने बनाया। मुखिया होगा ना जो वेरीफाई करेगा कि हाँ यहाँ आदमी यहाँ 10 वर्षों से रह रहा है, 15 वर्षों से रह रहा है। नहीं, तो कमल ठाकुर जी ने जो आपसे सवाल पूछा कि जब निगरानी बीएसएफ की होती है तो घुसपैठ कैसे हुई, ये जवाब भी तो आप ही देंगे ना। मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी काफी देर से इंतजार कर रही है। नीलम जी बताइए, सवाल बताइए। नीलम जी, यहाँ पर जिस तरह से प्रदीप जी राज्य सरकार पर यहाँ पर सवाल वो कर रहे हैं कि घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार संजीदा नहीं है, जिस तरह से राशन कार्ड और तमाम चीजें बनाई जाती हैं उसको लेकर आपकी तरफ से लापरवाही होती है और यही वजह है कि घुसपैठ बढ़ती हुई नजर आती है। एक बार फिर से बॉर्डर को लेकर जो स्थिति आई है, तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा अब क्या इंतजाम किया गया है? देखिए, पहले तो हम अपने राज्य में हो रही जो स्थिति है उस पे जो भाजपा के लोग
राजनीति जैसे ही देखिए किसी स्टेट में चुनाव आरंभ होता है ना, ये लोग इस तरह का बयानबाजी शुरू कर देते हैं। ये घुसपैठिया और बॉर्डर सुरक्षा का जिम्मेवारी है, किसकी है? ये कौन नहीं जानता कि बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन आता है, वहां पे राज्य सरकार का जुरिस्डिक्शन में वो आता ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि इनसे बॉर्डर सुरक्षा नहीं हो पा रहा है तो वो जवाब दे दे और इसका अधिकार राज्य सरकार को दे दे, उसके बाद राज्य सरकार से सवाल करे। अब रही बात राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाने की, तो आप आंकड़ा दिखाइए कि 2014 से लेकर के 2019 तक की आंकड़ा क्या रही है। हमारी सरकार तो 2019 में बनी है झारखंड में, 2019 के बाद से लेकर के इस पर प्रदीप सिन्हा जी जवाब दे देंगे, क्योंकि ये आंकड़ा तो एक बार निकलकर सामने आया था कि जितने लोगों का जन्म नहीं हुआ उससे ज्यादा तो आपके राशन कार्ड बन गए। प्रदीप जी माफ कीजिएगा, आधार कार्ड बन गए। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर। प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग जाकर दिल्ली में मिला था और सारे आंकड़े दिए कि कौन कौन से जगहों पर आनुपातिक ढंग से और जिस तरह से वोटर की संख्या। नहीं, मेरा सवाल तो ये है ना कि घुसपैठियों को रोकने का जिम्मेवारी किसकी है? घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? आप लोगों को अपने आप अपने सवाल एक बार पूरा कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं प्रदीप सिन्हा जी, नीलम जी का सवाल है कि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मैंने माना ना, हो सकता है कुछ बीएसएफ के जो बेईमान अधिकारी होंगे उनके सर पे चले आए। बेईमान अधिकारी नहीं, बेईमान केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार बेईमान है। लेकिन आप ये बताइए कि पूरे देश के कई राज्यों से चुनाव आता है। नहीं तो जब आप ये मानने को तैयार है कि बीएसएफ की तरफ से खामी होती है तो उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई? प्रदीप सिन्हा जी सवाल यहाँ पर ये कि जब आप ये मान रहे हैं कि बीएसएफ के द्वारा चूक होती है तो आपने क्या कार्रवाई कर ली? क्या कोर्ट का इंतजार करेंगे आप? कोर्ट का इंतजार नहीं मैडम, बीएसएफ के लोगों पर कार्रवाई होती है। कमल ठाकुर जी बताइएगा क्या कार्रवाई होती है? ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की गलती है जिसके कारण घुसपैठिया राज्य में घुसते हैं। इनफिल्टरर कैसे होता है? प्रियंका जी साधारण सी बात है, मुख्यमंत्री आज केंद्र की सरकार जिसके पास इमेंस पावर है उस पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बताइए मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई की? हटाया था उनको क्या मंत्रिमंडल से तुरंत? नहीं, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि समस्या सुरक्षा को लेकर है और आप बॉल कभी इस कोर्ट में डालते हैं, कभी वो आपके कोर्ट में डालते हैं, लेकिन इससे देश की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा खतरा है प्रदीप जी, ये आप भी समझ पा रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। प्रियंका जी, प्रदीप सिन्हा जी ने आज गृह मंत्री के कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। जब देश का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी जब बेईमान है तो जिसके अधीन है वो भी बेईमान है। इसका मतलब है कि गृह मंत्री अपने बॉर्डर का सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप बेईमान किसी, बताइए आप टीवी चैनल पर बैठ के अधिकारियों को बेईमान कह देते हैं अपने फायदा के लिए। बहुत बड़ी बात आपने की है प्रदीप सिन्हा जी। ये तो गलत बात है ना, जो देश की सुरक्षा में लगा हुआ है आप उसको बेईमान कर देते हैं, बेईमान कर देते हैं। आप बताइए कि हमारे अरे आपकी जिम्मेवारी, इसका मतलब कि गृह मंत्री फेल है जब वो बेईमान अधिकारियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। नहीं, जब वो बेईमान अधिकारियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फेल हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो सरासर उन लोगों से नाइंसाफी है जो आपकी रक्षा के लिए तैयार है, हम उनको बेईमान कर देंगे। इस विषय पर आप अपनी पार्टी का स्टैंड कायम कीजिए। नहीं प्रदीप जी, सवाल का जवाब दीजिएगा, कमल ठाकुर जी के सवाल का जवाब दीजिएगा आप जो है इस बात का स्टैंड लीजिए कि जो बेईमान अधिकारी है वो गृह मंत्री का अधीन है कि नहीं है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। मैंने तो मान लिया कि कंसर्न हो सकता है कि बीएसएफ से कहीं चूक होती होगी और इंटीग्रेशन हो जाता है। और बेईमानी अलग बात है, समझ क्यों रही बात? मैंने चूक और बेईमानी ये शब्द जो है बेईमान
नहीं प्रदीप सिन्हा जी, आप मुझे ये बताइए, बीएसएफ से किसी देश की एंट्री को लेकर कोई नियम कानून कायदे होते हैं ना, तो उन नियम कानून कायदे में चूक की गुंजाइश कहाँ है, वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी पे लेकर? अगर चूक में किसी का क्या बीएसएफ पर सवाल उठा रहे हैं? बन गया वो भी चूक होगा। कहीं चूक हुई होगी, इंफॉर्मेशन हो गया। नहीं तो चूक में कितनी संख्या आ सकती है फिर प्रदीप सिन्हा जी? चूक में कितनी भारी संख्या में घुसपैठिए राज्य सरकार में आ सकते हैं, जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं कि आपके ही गोड्डा के सांसद सवाल उठा रहे हैं ना महागठबंधन पर, कि हजारों की संख्या में आधार कार्ड बन गए और राशन कार्ड बन गए। उसके सारे कुछ नहीं हुआ था देश में, क्योंकि बांग्लादेश को इन लोगों ने रास्ता दे दिया था जाने के लिए, तो जाके अब जब भाजपा की सरकार आई तब तय हुआ कि कौन सा भूभाग भारत की सीमा में रहेगा, कौन सा भारत की सीमा हो जाएगा। तो ये तो सीमा का विस्तृत तय करता है, सीमा का तो संख्या पड़ जाइए। पहला विभाग में 90 का विस्तृत है, तो सर्वोच्च के जो प्रतिपादक थे। कमल ठाकुर जी अपनी बात रखिएगा इस पर। जो कहा जाता है आपने कहा, आप समझिए कि डेमोग्राफी ही चेंज उस क्षेत्र के कुछ सेक्टर में है, तो उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाने अपनी बारे में बोल दीजिएगा। आप दो लोग बैठे हैं गठबंधन से, मैं अकेला हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नहीं आप बोल लीजिए, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोल लीजिए अपनी बारे में बोलिए, आप अपनी बात शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा ना, लेकिन विदेश की तालिका रहने दीजिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। और जहां तक प्रश्न है कि मैंने सिर्फ कमल जी से ही पूछा कि ठीक है बीएसएफ को कहीं चूक हुई होगी, इंटीग्रेशन हो गया, ये बता दीजिए कि कौन से मुखिया ने पैसे लेकर, कौन से मुखिया ने अनदेखी करके उन लोगों के हस्ताक्षर कर दी कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, 90% के राशन कार्ड जारी किए, क्योंकि बिना वार्ड के व्यक्ति साइन से हस्ताक्षर के बगैर कार्ड नहीं बन सकता, अनुमोदित कराना होता है। ये तो बता दीजिए कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, कमल ठाकुर जी इस पर आप ही जवाब दे दीजिएगा। अगर वहां से अंदर आ भी गए तो आपकी सरकार की नाक के नीचे आधार कार्ड कैसे बन गए? जब कोई आदमी घुसपैठ करके अब प्रियंका जी हमसे सवाल पूछेंगे तो एक मिनट दीजिएगा, तो घुसपैठ करके अगर आगे तो आप उसका आधार कार्ड बना देंगे? आप लगातार बोल रहे हैं तो हम कहाँ बोल रहे हैं? कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा जल्दी। चलिए ठीक है, राजनीतिक मुद्दा है, मुझे लगता है इस पर मुझे जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपनी टीम से अनुरोध करना चाहूंगी इसी कमल जी आती हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अपनी टीम से अनुरोध करना चाहूंगी इसी मुद्दे पर, एक तरफ राजनीतिक मुद्दे की तो हम बात कर ही रहे हैं, विधानसभा चुनाव झारखंड में दस्तक देने वाला है कुछ ही समय में। इसी बीच आप ये तस्वीर देखिए जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर आई है, साथ ही साथ में ट्वीट भी आया है। तो एक तरफ राजनीतिक मुद्दा घुसपैठ को लेकर तो गरम है, कोर्ट को दखल देना पड़ा है, दूसरी तरफ आज सीएम हेमंत सोरेन के जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से उन्होंने ये ठप्पा दिखाते हुए ये कहा है कि ये लोकतंत्र का प्रतीक है और उस बात का भी प्रतीक है कि जन्मदिन के मौके पर ये विशेष ठप्पा जो है ये उन्हें याद दिलाता रहेगा कि किस तरह का कारनामा सीएम के साथ किया गया है। इस पर कमल जी क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, हेमंत सोरेन जी के साथ तो अच्छा नहीं ही हुआ। बिना दोष के 4-5 महीना जेल में रह गए, तो स्वाभाविक रूप का है कि अब जब वो सरकार में सत्ता में फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, केस तो अभी खत्म नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है कि सहानुभूति कार्ड है। सहानुभूति का बात नहीं है प्रियंका जी, आप समझिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई केस बनता ही नहीं है। तो जब कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट किया है, ऐसा शब्द बोला है कि केस बनता ही नहीं है, तो ठीक है केस चल रहा है, तो उसका आगे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से निकल कर सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन कोर्ट ने मुझे ये जरूर आश्वासन दिया है कि मेरे पर केस नहीं बनता है। प्रदीप जी क्या कहना है इस पर आपका? कमल जी जो बोल रहे हैं, अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि ईडी के द्वारा जो मुकदमा किया गया था उसको निरस्त नहीं कर सकती थी, तो जेल भी नहीं रहा है महोदय, और इससे इतना इतना नहीं जाता है, आगे भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, कोर्ट की कितनी नीलम मिश्रा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। कोर्ट ने कितनी की है,
नीलम मिश्रा जी। अपने ओर से कुछ सबूत कराइए, ये भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं। प्रदीप जी समय नहीं है मेरे पास। नीलम मिश्रा जी फाइनल कमेंट। जी, मैं फाइनल कमेंट क्या करूं बताइए। इस तरह से भाजपा के लोग जिस राज्य में चुनाव होता है ना, इन लोग का दिमाग खराब हो जाता है और पूरी तरह से राज्य के अंदर एक नफरत और अलगाव और जिस तरह का धर्म की राजनीति पे ये लोग उतर आते हैं, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं तो आप भी तो सहानुभूति कार्ड से पीछे नहीं हटते ना नीलम जी। देखिए, सहानुभूति कार्ड अगर आप असलियत अगर बयां करती हैं तो वो सहानुभूति है क्या? आज हेमंत सोरेन जी ट्वीट जो किए हैं, क्या वो सहानुभूति है या वो हकीकत है? जिस प्रकार से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इन लोगों ने बिना दोष के, बिना अपराध के, चलिए समय मेरे पास नहीं है नीलम जी, लेकिन ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। फैसला आने के पहले ना मैं कुछ कह सकती हूँ ना कोर्ट कुछ कह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रदीप सिन्हा जी, कमल ठाकुर जी, डॉक्टर नीलम मिश्रा जी। तो जिस तरह से झारखंड में एक तरफ घुसपैठिए की राजनीति जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से फटकार अधिकारियों से लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगाई गई है, तो दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन का जन्मदिन और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की दस्तक के बीच राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, कुल मिलाकर ये तमाम मुद्दे जो है चुनाव से पहले कितने गर्म और कितने ठंडे नजर आते हैं और कितना इसका असर आने वाले नतीजों पर पड़ता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।